सो हाय, वेलकम बैक वंस अगेन माय रेस्पेक्टेड फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो जो नए व्यूअर और सब्सक्राइबर हैं उनके साथ मैं अपना परिचय कर लेता हूं। मैं यूपीएससी की तैयारी करता हूं इंग्लिश मीडियम से। इस तैयारी के दौरान कोचिंग में जो क्लास नोट्स तैयार करवाया जाता है मुझे, वो मैं आप लोगों के साथ हूबहू शेयर करूँगा। इसमें मेरे तरफ से कोई एक्सप्लानेशन नहीं होगा। मैं प्रत्येक सब्जेक्ट बिल्कुल सीक्वेंस में शेयर करूंगा, ताकि जो लोग सेल्फ स्टडी करते हैं या फिर कुछ समय बाद तैयारी शुरू करना चाहते हैं उसे ये आइडिया मिल जाएगा कि क्या पढ़ना है। फिर आप उस टॉपिक को यूट्यूब पे सर्च करके समझ सकते हैं या फिर किसी नामी गामी कोचिंग का स्टडी मटेरियल परचेज करके भी तैयारी कर सकते हैं। आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि क्या हमें पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है इसके थ्रू। सॉरी फ्रेंड्स, मैं कोचिंग का नाम शेयर नहीं कर सकता, ताकि फ्यूचर में कोचिंग वाले की तरफ से कोई एक्शन न लिया जाए। बस मैं इतना बता सकता हूँ कि भारत में दो सबसे फेमस इंस्टीट्यूट है, जिससे कि हर बार टॉप 100 में सबसे ज़्यादा रैंकर्स होते हैं। इन्हीं दो कोचिंग में से एक कोचिंग में मैं स्टडी करता हूँ। ये शुरू का इंट्रोडक्शन मैं हर वीडियो में ऐड कर दूंगा, जो सेम ही रहेगा, जिससे कि नए व्यूअर को ये पता चल पाएगा कि क्या मामला इधर चल रहा है। जहाँ से टॉपिक शुरू करूँगा वहाँ से मैं बोल दूंगा लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक। तो जो न्यू फ्रेंड्स हैं वह चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल तक पहुंच पाए। लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक। हम ज्योग्राफी से स्टार्ट करेंगे। ये ज्योग्राफी का पहला वीडियो होगा। देखते हैं हम इसमें कितना कवर कर पाते हैं। कोशिश करेंगे अप्रॉक्स 15 मिनट का हर वीडियो हो। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू में कुछ समझाया गया वैसे डायग्राम बना करके कि हर एक सब्जेक्ट एक दूसरे से रिलेटेड होता है। और फ्रेंड्स, मैं आपको ये बता दूं कि मैं वीडियो एडिट नहीं करूंगा, इतना फुर्सत नहीं होता, मुझे भी पढ़ना होता है। इसीलिए जो भी बीच में मैं त्रुटि होगा बोलने में, जुबान फिसल जाए, तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। तो क्या है कि पहले ये समझाया गया हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, ये सभी एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं और पास्ट की घटनाओं से सीख करके हम प्रेजेंट को बेहतर करते हैं और फ्यूचर के बारे में बेहतर सोचते हैं, फ्यूचर के बारे में तैयारी करते हैं कि आने वाले समय में इन सभी समस्याओं का हमें सामना करना नहीं पड़े। फिर यहाँ पे सर के द्वारा बताया गया कि कोर सब्जेक्ट कौन कौन से हैं। ABCD 4 सब्जेक्ट बताया गया। हिस्ट्री, जो कि आपको क्लास 9th से 12th तक कम से कम पढ़ना ही है, NCERT का। 9th और 11th रिलेटेड होता है, 10th और 12th रिलेटेड होता है। आप चाहे तो क्लास 6 से भी पढ़ सकते हैं। उसके बाद पॉलिटी, जो 9, 10th, 11th, 12th मस्ट है, पढ़ना ज़रूरी है। उसके बाद ज्योग्राफी 9, 10th, 11th, 12th एटलीस्ट इतना करना ही है। चाहे तो आप 6 से पढ़ सकते हैं, क्लास 6 से। और फिर है इकोनॉमी, जिसे हम इकोनॉमिक्स कहते हैं, क्लास 10th, 11th, 12th। If you need, go through 9, 10th also, but 11th and 12th is compulsory. सोर्स ऑफ करंट अफेयर्स, करंट का जो न्यूज़ है वो यूपीएससी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये सर ने कहा, मैं अपनी तरफ से कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ। तो करंट में कौन सा न्यूज़ हमें देखना है वो कैसे समझ में आएगा? तो न्यूज़पेपर, आप न्यूज़पेपर से वो कौन सा न्यूज़ आपके लिए इम्पोर्टेंट है ये कैसे पता चलेगा? जब ये आप कोर सब्जेक्ट एक बार पढ़ लेंगे ना, वंस यू आर डन विद द कोर सब्जेक्ट, दैट इज ABCD। ये जो ABCD में 4 कोर सब्जेक्ट लिखा हुआ है, इसको आप एक बार पढ़ लेंगे ना NCERT से, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि न्यूज़ में क्या चल रहा है। अगर आपके पास, आपने कहीं से कोर्स परचेज कर रखे हैं, आपके पास वीडियो अवेलेबल है सारे क्लास के, तो इसी ऑर्डर में आप क्लास को पहले कंप्लीट कर लीजिए। न्यूज़पेपर पढ़िए, ऐसा नहीं है कि ये सभी सब्जेक्ट खत्म होने के बाद ही न्यूज़पेपर पढ़ेंगे या NCERT से पढ़ने के बाद ही न्यूज़पेपर पढ़ेंगे। अगर आप इंग्लिश मीडियम में तैयारी करते हैं तो आप न्यूज़पेपर इंग्लिश सीखने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे हमारे क्लास में जो सर होते हैं वो थ्रू आउट 3 घंटे या 3.5 घंटे का जो क्लास होता है, नॉन स्टॉप इंग्लिश बोलते हैं। मजाक भी इंग्लिश में होता है, समझाते भी इंग्लिश में, सब कुछ इंग्लिश में होता है। तो वहाँ पे अगर मैं न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ, जैसे मैं द हिंदू पढ़ता हूँ, तो उससे मेरे को ये फ़ायदा होता है कि इंग्लिश समझने में, बोलने में थोड़ी सी फ्लुएंसी आती है ना। तो क्या है कि ये चारों सब्जेक्ट आप एक बार पढ़ लेंगे ना, NCERT से एटलीस्ट पढ़ने के बाद आप अगर न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि क्या हमें
पढ़ना है न्यूज़पेपर में, क्या छोड़ना है, चोरी चकारी वाला न्यूज़ नहीं पढ़ना है, ठीक है। वैसे अगर चोरी चकारी वाला भी पढ़ते हैं तो पढ़िए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसको याद नहीं रखना है। उसके बाद कुछ जो छोटे मोटे सब्जेक्ट बच जाते हैं, जैसे इंटरनेशनल रिलेशन, इंटरनल सिक्योरिटी, इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट, वुमेन एम्पावरमेंट, इथिक्स एंड बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो होता है वो क्या है, ऑप्शनल। तो ऑप्शनल तो है ही इम्पोर्टेंट, इसका सबसे ज़्यादा वेटेज होता है, एक सिंगल सब्जेक्ट जिसका सबसे ज़्यादा वेटेज होता है, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं। फिर जो सर के द्वारा बताया गया वो क्या, कि ये यूपीएससी में ये सारे सिलेबस लिखे हुए हैं। अब कहा जा रहा है कि न्यूज़ में, सर ने बताया कि न्यूज़ में जो है जो भी चीज़ आता है आप सब्जेक्ट से रिलेट कीजिए। जैसे जालियांवाला बाग के बारे में कुछ भी न्यूज़ में आया तो अब कब हुआ था जालियांवाला बाग कांड, ये कहाँ से पता चलेगा, हिस्ट्री से, क्या रीज़न था, सब कुछ उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। उस पर एक क्वेश्चन बन सकता है उस ईयर यूपीएससी में, अगर न्यूज़ में ये ट्रेंड में हो तो। दूसरा जैसे सीएए का क्या, कहाँ से हम रिलेट करेंगे इसको, तो गवर्नमेंट का पॉलिसी है तो पॉलिटी से हम इसे रिलेट करेंगे। हालांकि अभी मैंने पॉलिटी नहीं पढ़ा है तो इसलिए मेरे को कोई आइडिया नहीं है। उसके बाद जैसे वैक्सीन के बारे में है, वैक्सीन तो किससे रिलेट करेंगे, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से। कोई न्यू स्पेसीज के बारे में न्यूज़ में है तो उसे इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट से रिलेट करेंगे, ठीक है ना। तो इसी तरीके से हम रिलेट करेंगे। जब आप ये पढ़ लेंगे ना तो आपको खुद पता चलेगा किस तरीके से हम रिलेट करेंगे। ये दूसरा था। पहला क्या था, पहला ये था कि आपका जो कोर सब्जेक्ट है, ये चारों कोर सब्जेक्ट पहले क्लियर कर लेंगे। उसके बाद दूसरा क्या है कि आप जो न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो उसको सब्जेक्ट से रिलेट करेंगे। और फिर जाके तीसरा क्या है, फॉलो द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का रिलीज ऑफ न्यू, अगर कोई न्यू एक्ट रिलीज हुआ, प्रोग्राम, पॉलिसी ड्राफ्ट गवर्नमेंट का, तो उस पर हमें फोकस करना है, ठीक है। उस पर क्वेश्चन बन सकता है यूपीएससी में। प्लस गवर्नमेंट मैगजीन, योजना या कुरुक्षेत्रा, तो योजना पे सर ने कहा योजना आप ले सकते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे ज्योग्राफी के बारे में, ज्योग्राफी, यहाँ पे ज्योग्राफी हेडिंग है। उसके बाद जैसे सर ने समझाया जियोलॉजी लिखते हैं, तो जियो का मतलब क्या होता है, अर्थ, लॉजी का मतलब स्टडी, अर्थ के बारे में स्टडी करते हैं हम जियोलॉजी में। जूलॉजी, जूलॉजी का मतलब जू मीन्स एनिमल, लॉजी मीन्स स्टडी, तो जिसमें एनिमल के बारे में स्टडी करते हैं। बायोलॉजी, बायो मीन्स लाइफ, लॉजी मीन्स स्टडी, जिसमें हम लाइफ के बारे में स्टडी करते हैं। ज्योग्राफी, जियो मीन्स अर्थ होता है, ग्राफी मीन्स डिस्क्राइब, ठीक है। अब यूपीएससी सिलेबस के बारे में बताया कि यूपीएससी में जो ज्योग्राफी का सिलेबस है उसमें क्या क्या पढ़ना है। अगर प्रीलिम्स के बेसिस पे पढ़ रहे हैं तो प्रीलिम्स के अंदर क्या पढ़ना है आपको। हालांकि जो यहाँ क्लास हम लोग करते हैं, जहाँ मैं पढ़ता हूँ, वहाँ पे प्रीलिम्स और मेंस दोनों का होलिस्टिक वे में तैयारी कराया जाता है एक ही साथ। तो प्रीलिम्स के लिए हमें क्या क्या पढ़ना है ज्योग्राफी में, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड, ठीक है। उसके बाद फिजिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड में हमें क्या पढ़ना है, उसके बाद नहीं, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड में हमें फिजिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी पढ़ना है, ठीक। अब आते हैं मेंस के बारे में। तो मेंस में आपको क्या क्या पढ़ना है, मेंस के लिए फिजिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड, ये पढ़ना है। दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ की नेचुरल रिसोर्सेज, ये पढ़ना है। तीसरा फैक्टर अफेक्टिंग लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। चौथा क्रिटिकल चेंजेस इन द की ज्योग्राफिकल फीचर्स लाइक वाटर बॉडीज, फ्लोरा एंड फौना, आइस कैप्स, ठीक है। अब अगले पेज पे बढ़ते हैं। जो भी क्लास में लिखा है वो सारा कुछ मैं आपके पास बोल दे रहा हूँ। आपको जो भी नहीं समझ में आए आप गूगल कीजिए, यूट्यूब पे उस चीज़ों को समझ सकते हैं। यहाँ पे जो भी लिखाया गया सेम टू सेम मैं आपको बोल दे रहा हूँ। आपका 1.5 लाख रुपया बचा रहा हूँ, है ना। ज्योग्राफी को 2 पार्ट में बांट दिया गया, फिजिकल ज्योग्राफी और ह्यूमन ज्योग्राफी। फिजिकल ज्योग्राफी के अंतर्गत हम क्या पढ़ेंगे, लैंड, गैस एंड वाटर। लैंड बोले तो जियोमॉर्फोलॉजी के अंदर हम पढ़ेंगे लैंड के बारे में, क्या चेंजेस हो रहा है इसके अंदर। गैस के बारे में क्लाइमेटोलॉजी के अंदर पढ़ेंगे,
वाटर मतलब ओशियनोग्राफी पढ़ेंगे हम इसमें। और दूसरा क्या है फिजिकल ज्योग्राफी में, इंडियन फिजिकल ज्योग्राफी, ठीक है। अब यहाँ पे लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर मीन्स वाटर बॉडी, एटमॉस्फेयर मीन्स गैस एंड लिथोस्फीयर मीन्स रॉक। ये तीनों जहाँ पे मिलता है उसको बोलते हैं बायोस्फीयर, दैट इज इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट। ह्यूमन ज्योग्राफी, इसके अंतर्गत सोशल ज्योग्राफी, इकोनॉमिक ज्योग्राफी एंड कल्चरल ज्योग्राफी, ये हमें पढ़ना है। तो यहाँ पे लिखाया गया कि ह्यूमन ज्योग्राफी के अंतर्गत इकोनॉमिक ज्योग्राफी पढ़ेंगे। उसमें क्या क्या पढ़ना है, एग्रीकल्चरल एस्पेक्ट, इरिगेशन, ट्रांसपोर्ट। एग्रीकल्चर एस्पेक्ट जैसे कि ग्रीन रेवोल्यूशन, इरिगेशन दैट इज इसके अंतर्गत हम इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स पढ़ेंगे, ट्रांसपोर्ट। उसके बाद सोशल ज्योग्राफी मतलब कल्चरल, डेमोग्राफी, सेंसस 2011 से 2021, अगर 2021 में रिलीज हुआ है तो इस पे हमें ध्यान देना है। अब अगला पेज हमारा क्या है वो देखिए, आप देखते चलिए। आपको जो अभी सब्जेक्ट स्टार्ट नहीं हुआ है, ये जो अभी शुरू में क्लास शुरू होता है तो क्या क्या होता है सारी चीज़ें मैं आपको बता दे रहा हूँ, जो भी हुआ है ना। तो मैं जैसे एक नोट्स लिखता हूँ ना, तो जैसे यूपीएससी की जिसमें मैं पढ़ता हूँ तो उसमें क्या होता है कि सर कभी कभी कहते हैं कि सर एक्सप्लेन कर देते हैं, बोलते हैं आप अपने तरीके से उसको लिख लीजिए। तो रनिंग नोट्स भी साथ साथ बनाना होता है। कभी कभी क्या होता है कि रनिंग नोट्स भी बना लेते हैं, फिर से सर उसको लिखाते भी हैं। तो जहाँ रनिंग नोट्स होगा मैं बता दूंगा ये मैंने खुद से लिखा है, सर ने बोर्ड पे बस समझाया था। तो ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सोर्स, एनसीईआरटी सोर्स के बारे में पहले ही बता रखा है। एटलीस्ट आपको 11th और 12th का तो पढ़ना ही पढ़ना है हर हाल में, चाहे तो आप 6 से पढ़ लीजिए, ज़्यादा बेहतर रहेगा। 11th का कौन सा, फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी जो है बुक एनसीईआरटी का, वो पढ़ना है। 12th का ह्यूमन ज्योग्राफी। ह्यूमन ज्योग्राफी जैसे आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं तो कॉन्सेप्ट एंड ह्यूमन ज्योग्राफी का, तो आपको कॉन्सेप्ट एंड डेफिनेशन लर्न करना है, नोट लर्न डाटा। आपको डाटा लर्न नहीं करना है बिकॉज इट फॉलोज 2001 सेंसस, क्योंकि ये बहुत पुरानी सेंसस को फॉलो करता है और आपको करंट का जो क्लास में बताया जाएगा उसको फॉलो करना है, ठीक है। अगला है एनसीईआरटी इंडियन ज्योग्राफी का जो है वो पढ़ेंगे। फिर चौथा इंडिया एंड पीपल। पांचवा सोर्स क्या है, सर्टिफाइड फिजिकल एंड ह्यूमन ज्योग्राफी, जीसी लियोंग। आप इसको इस ऑर्डर में इन चीज़ों को फॉलो कर सकते हैं। एनसीईआरटी जरूरी है, एनसीईआरटी और क्लास नोट्स जरूरी है। उसके बाद आप जो भी स्टैंडर्ड बुक फॉलो करना चाहे वो कर सकते हैं। एटलस खरीदने के लिए कहा गया था तो मैंने ऑक्सफोर्ड का खरीदा, ऑक्सफोर्ड एटलस। 3 ऑप्शन है यहाँ पे, तो मैंने ऑक्सफोर्ड का खरीदा, ठीक है। और उसके बाद यहाँ से क्लास स्टार्ट होता है और ये यूनिवर्स के बारे में सर ने बताया। हालांकि ये सभी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है, पर सर ने जो बताया वो सभी मैं आपको बताऊंगा। इसमें सर का डिक्टेशन कुछ भी नहीं है, सर ने बोर्ड पे बस यूं ही लिखा था, लिख करके समझाया था। और कहा गया था कि आप लोग अपने लैंग्वेज में लिखना चाहो तो लिख सकते हो, तो मैंने बोर्ड से ही जो जहाँ हुआ थोड़ा बहुत छाप लिया। सर ने कहा कि कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं होता, ये एग्जाम में ऐसे सवाल नहीं आएंगे, पर आपको पता होना चाहिए थोड़ी बहुत। तो यूनिवर्स के बारे में सर ने कहा कि अभी तक यूनिवर्स का केवल 5% ही हमें पता है, 95% अननोन है। अभी यूनिवर्स का 95% अननोन है, ठीक। अब यूनिवर्स को जो एक्सप्लेन करता है कि कैसे यूनिवर्स बना, वो थ्योरी बिग बैंग थ्योरी है। बिग बैंग थ्योरी एक्सप्लेन करता है कि यूनिवर्स का फॉर्मेशन कैसे हुआ। सर्वप्रथम 1920 ईस्वी में किसके द्वारा दिया गया ये थ्योरी, बेल्जियम के चर्च थे, बाय जॉर्ज लेमेट्री, एडवर्ड हबल जिन्होंने डिस्कवर किया टेलीस्कोप का, और 1962 में पेंजियाज एंड विल्सन ने इस थ्योरी को फिर से एक्सप्लेन किया, ठीक है। अब यहाँ पे सर ने बताया, और आप लोगों को भी पता होगा, कि अर्थ किसका पार्ट है, सोलर सिस्टम का। सोलर सिस्टम किसका पार्ट है, मिल्की वे का। मिल्की वे किसका पार्ट है, गैलेक्सी का। और गैलेक्सी किसका पार्ट होता है, यूनिवर्स का। एक यूनिवर्स के अंदर नंबर ऑफ गैलेक्सीज होते हैं, है ना।
तो आइए अगले पेज पे बढ़ते हैं। जो भी मैंने रनिंग नोट्स बनाए, क्योंकि इंपॉर्टेंट नहीं था तो सर ने लिखाया नहीं, और मैं वीडियो को ज़्यादा एडिट करने पे ध्यान नहीं दूंगा, क्योंकि यार मुझे भी पढ़ना होता है, इसीलिए अगर बीच में कोई त्रुटि हो जाए तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। अब एटम, हाँ, तो अब क्या हुआ था, बिग बैंग थ्योरी क्या कहता है? बिग बैंग थ्योरी कहता है कि अ वेरी स्मॉल पार्टिकल, जिसको हम एटम कहते हैं, जिसका इनफाइनाइट मास और इनफाइनाइट एनर्जी था, जब वो एक्सप्लोड किया ना, उसके कब एक्सप्लोड किया? 13.7 बिलियन ईयर एगो, आज से 13.7 बिलियन साल पहले। उसके एक्सप्लोजन के बाद टाइम, स्पेस और एनर्जी का जन्म हुआ। ठीक है, एटम एक्सप्लोड विच बर्थ टाइम, स्पेस एंड एनर्जी। उससे पहले ना तो टाइम था, ना स्पेस था, ना एनर्जी था। एनर्जी किस फॉर्म में? डस्ट और गैस के फॉर्म में। एक्सप्लोजन के टाइम में इसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा था, है ना, और मिलियंस ऑफ ईयर इसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा रहा। धीरे धीरे टेम्परेचर डिक्रीज हुआ। ये जो एटम है ना, स्मॉल पार्टिकल जिसे हम एटम कहते हैं, उसका मास इनफाइनाइट मास था और एनर्जी भी इसमें इनफाइनाइट थी। जब वो एक्सप्लोड हुआ तो ये इस तरीके से, जैसा कि मैंने बताया, टाइम, स्पेस और एनर्जी का जन्म हुआ। एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ डस्ट एंड गैस। अब ये जब टेम्परेचर मिलियंस ऑफ ईयर बाद धीरे धीरे डिक्रीज हुआ, तो ये क्या हुआ? गैस पार्टिकल जो थे, गैस जो थे और डस्ट पार्टिकल जो थे, वो सभी क्या हुआ? क्लस्टर ऑफ गैस, क्लस्टर फॉर्म में बड़ा बड़ा क्लस्टर बनने लगा, है ना। और जब टेम्परेचर डिक्रीज हुआ तब ये ह्यूज क्लस्टर ऑफ गैस, जिसे हम नेबुला कहेंगे, ये जो टेम्परेचर डिक्रीज होने के बाद ये गैस का क्लस्टर बना, उसको हम क्या कहेंगे? नेबुला कहेंगे। ठीक, और नेबुला से क्या बना? गैलेक्सीज बना। नेबुला के अंदर, एक नेबुला के अंदर बहुत सारे गैलेक्सीज होते हैं। इस नेबुला के अंदर गैलेक्सी होते हैं, जिसमें से एक गैलेक्सी का नाम है मिल्की वे गैलेक्सी, जिसके अंदर एक स्टार सन है। मिलियंस ऑफ स्टार एक मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर होते हैं, जिसमें से एक स्टार सन है, और उसी सन के चारों ओर 8 प्लैनेट और मेट्रॉइड, एस्ट्रॉइड रिवॉल्व करता है। और जिसमें से 8 प्लैनेट में से एक प्लैनेट क्या है? हमारा अर्थ है। तो ये सोलर सिस्टम बनाता है। ठीक है, अब और कोई सन, स्टार, जब स्टार बहुत सारे हैं तो क्या और स्टार के अराउंड भी और सारे प्लैनेट रिवॉल्व करते हैं? तो साइंटिस्ट लोग अब डिस्कवर कर रहे हैं कि ऐसा है या नहीं है, तो वो बाद की बात है। जब वो आएगा तो फिर उस पर डिस्कशन करेंगे, अगर सर ने आगे पढ़ाया होगा तो। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। और गैलेक्सीज, नेबुला के अंदर क्या होता है? गैलेक्सीज, बहुत सारे गैलेक्सीज होते हैं एक नेबुला के अंदर, और जिसमें से एक गैलेक्सी क्या है? मिल्की वे गैलेक्सी। और उस मिल्की वे गैलेक्सी में क्या है? नंबर्स ऑफ मिलियंस ऑफ स्टार है, जिसमें से एक स्टार सन है, और सन के बारे में हम लोग जानते हैं। ठीक है, जितने भी स्टार हैं सभी गैस के बने होते हैं, और बर्निंग गैस, वो बर्न करते रहता है, वो हीट और एनर्जी रेडिएट करते रहता है। इसी हीट और एनर्जी के कारण हम अर्थ पे लाइफ पॉसिबल है ना। और सारे कंडीशन है, जैसे वाटर है, एयर है, ये सारी चीजें। लेकिन लाइट का भी और हीट का भी तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है, इसके बिना भी तो लाइफ संभव नहीं है। ठीक है, अब गैलेक्सीज, ये इधर की तरफ दो पार्ट में इसको इधर और इधर एरो लगा के सर ने लिखा था। तो अब आगे देखिए, गैलेक्सी के अंदर क्या होता है? स्टार होते हैं, नंबर्स ऑफ मिलियंस ऑफ स्टार होते हैं एक गैलेक्सी के अंदर, जिसमें से एक स्टार सन है। ठीक, ये स्टार बने हुए किससे होते हैं? मेड अप ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के बने होते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन गैस के, और ये बर्न करते रहता है। ये हाइड्रोजन होता है बर्निंग हाइड्रोजन। ठीक, बर्न टू फॉर्म, बर्न करने के बाद क्या बनता है? हीलियम बनता है। ठीक, आफ्टर एक्सप्लोजन हैवियर एलिमेंट फॉर्म, जब ये स्टार एक्सप्लोड करता है तो हैवियर एलिमेंट फॉर्म होता है। ठीक है, जब स्टार एक्सप्लोड होता है तो क्या होता है? ह्यूज डस्ट क्रिएट होता है, ह्यूज डस्ट एंड गैसेस क्रिएट होता है, फैल जाता है कई इन द फॉर्म ऑफ क्लस्टर। ब्रोकन पीस ऑफ स्टार, जो क्लस्टर होता है वो गैस का, वो स्टार फिर से अगेन फॉर्म स्टार, फिर से वो स्टार बनाता है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है सुपरनोवा। सुपरनोवा ये एक स्टेज है, इट इज अ स्टेज वेयर स्टार गेट्स एक्सप्लोड। ये एक सुपरनोवा किसको कहते हैं? सुपरनोवा एक स्टेज होता है जिस स्टेज पे स्टार क्या करता है? एक्सप्लोड्स करता है। क्या कंडीशन होता है स्टार को एक्सप्लोड्स करने का, वो आगे देखेंगे। तो चलिए अगले पेज पे जाते हैं। यहाँ से लेक्चर 2 है।
ऊपर में इसीलिए मैं लिख देता हूँ ना, ताकि मेरे को कभी अगर सर देखना हो पेज पलट के तो डायरेक्ट ऊपर दिख जाए। यहाँ से शुरू होता है तो यहाँ भी लिख दिया, यहाँ भी, ठीक है। उसके बाद ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है ना, इसमें कुछ भी दिमाग नहीं दौड़ाना है, बस आपको एक ओवरऑल आइडिया होना चाहिए, ठीक है। जो वो अब यहाँ पे इसमें क्या है, इसमें बताया गया कि गॉड पार्टिकल, वो जो स्मॉल पार्टिकल जिसे हम एटम कहते हैं ना, उसके एक्सप्लोजन से जो स्पेस बना, यूनिवर्स बना, टाइम का जन्म हुआ। तो एटम तो बहुत सारे हैं, तो वो एक्सप्लोड करेगा तो क्या फिर से बन जाएगा? कोई भी पार्टिकल, कोई भी पदार्थ बना होता है तो उसमें तो एटम होता ही है ना, एटम से ही तो मिलके बना होता है। तो क्या ये सभी एटम एक्सप्लोड नहीं करता? नहीं, वो जो एटम था ना वो स्पेशल था, उसको हम कहते हैं गॉड पार्टिकल। क्या कहते हैं? गॉड पार्टिकल। एटम हैविंग इनफाइनाइट मास एंड इनफाइनाइट एनर्जी, उसको हम कहते हैं गॉड पार्टिकल, ठीक है। उसी के एक्सप्लोजन से यूनिवर्स का फॉर्मेशन हुआ। साइंटिफिक नेम है इसका कॉल्ड एज हिग्स बोसॉन, इसका साइंटिफिक नेम है। दो व्यक्ति का नाम है इसमें, दो महान व्यक्ति का, एक तो हिग्स और एक बोसॉन। बोसॉन रिप्रेजेंट करते हैं एस.एन. बोस को, जो इंडियन है। एस.एन. बोस मतलब सत्येंद्र नाथ बोस। नॉट ऑल द प्रोटॉन कैन क्रिएट मैटर, इट इज दोज प्रोटॉन विच आर सेपरेटेड फ्रॉम द एटम कॉल्ड गॉड पार्टिकल, ठीक है। गॉड पार्टिकल का ये डेफिनेशन आप समझ सकते हैं। तो ये सभी इंपॉर्टेंट है नहीं, बस ये ध्यान रखना है कि यूनिवर्स का फॉर्मेशन को कौन एक्सप्लेन करता है? बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी क्या कहता है कि एक स्मॉल पार्टिकल जिसे हम गॉड पार्टिकल कहते हैं, हैविंग इनफाइनाइट मास, अनंत मास और अनंत एनर्जी था, जब वो एक्सप्लोड हुआ तो क्या हुआ? बहुत ज़्यादा डस्ट एंड गैसेस क्रिएट हुआ, उसका बहुत ज़्यादा टेम्परेचर था एक्सप्लोजन के टाइम में। मिलियंस ऑफ ईयर बाद जब वो ठंडा हुआ तो गैस का बड़ा बड़ा क्लस्टर बनने लगा, और फिर उस जिसे हम नेबुला कहते हैं उस गैस के क्लस्टर को, और फिर उस नेबुला के अंदर जो भी मैंने बताया पीछे, आप उसको इस तरीके से याद रखिए। आप ये मत सोचिए कि हम यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो हमारा क्या है कि हम रट लेंगे चीज़ों को, रटने के बाद हम सब कुछ कर लेंगे। चीज़ें रटी नहीं जाती है। देखिए यूपीएससी की तैयारी कुछ ऐसी है, सर ने जैसा बताया वो मैं बता रहा हूँ, और कुछ मेरे को जैसा आइडिया लगा वो मैं शेयर करूंगा आपके साथ। जैसे कि आपके पास सब कुछ रखा हुआ है, दाल, चावल, चीनी, टमाटर, हल्दी, धनिया पत्ता, पुदीना, जो जहाँ है, प्याज, लहसुन, नमक, हल्दी, तेल, सब रखा हुआ है, दूध, चीनी, काजू, किशमिश, बादाम, पानी, सब रखा हुआ है। और सामने वाले ने डिमांड किया, सबके डिमांड के हिसाब से आपको चीज़ें बना के परोसनी है। किसी ने कहा हमें खीर खाना है तो खीर बनाएंगे, उसमें क्या क्या लगेगा? दूध लगेगा, चीनी, काजू, किशमिश, जो भी लगेगा। किसी ने कहा हमें खिचड़ी खाना है तो खिचड़ी बना के देंगे। किसी ने कहा हमें पुलाव खाना है, किसी ने कहा हमें दाल भात सब्जी खाना है। तो कहने का मतलब यूपीएससी का एग्जाम ही कुछ ऐसा ही है। कोचिंग संस्थान आपको क्या करती है कि सारी चीज़ें आपको पहचान दे देती है, देखो ये चावल है, ये दाल है, ये सब्जी है, और आप सामने वाला जो एग्जाम में डिमांड करेगा आपको कितने अमाउंट में बनाना है, क्या करना है, वो आपको खुद पता करना पड़ेगा। कहने का मतलब जब आपका प्रीलिम्स हो जाएगा, मेंस के लिए आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे तो उसमें आपको आंसर खुद लिखना पड़ेगा। फिर वहां कॉपी आपका चेक होगा, जो भी कोचिंग वाले करवाते हैं, और फिर आपको बताया जाएगा कि इसमें आपने क्या लिखा, उसमें क्या लिखा। तो इसमें रटना, आप सोचेंगे कि हम पूरा कॉपी रट लेंगे, पूरा बुक रट लेंगे, हो ही नहीं सकता, कोई नहीं रटता। जो टॉप करते हैं, फर्स्ट रैंकर भी ऐसा नहीं करते। चीजों को आपको माइंड में सेट करनी है, चीजों को समझनी है, समझ करके आपको खुद लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी जो ओवरऑल चीजें आपने देखी उसको बस वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी पता होनी चाहिए, है ना। अब यहां पे थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे स्टार जिसका मास 1.44 टाइम्स ऑफ द सन हो, सन के मास से 1.44 गुना ज्यादा हो, देन स्टार बिकम सुपरनोवा। सुपरनोवा मतलब एक्सप्लोजन के कंडीशन में आ जाता है, एक्सप्लोड करने लगता है ना। तो एक्सप्लोड करता है और उसके बाद क्या होता है, जो फिर से जो टुकड़े होते हैं गैस वैस के, सभी फिर से जमा होकर स्टार बनाने की कोशिश करता है, ठीक। और दूसरा क्या है, इसी 1.44 टाइम्स ऑफ द सन जो होता है मास, उसको हम चंद्रशेखर लिमिट कहते हैं। तो आप ये ध्यान रखेंगे, इस लिमिट को क्या कहते हैं? चंद्रशेखर लिमिट। और स्टार कब एक्सप्लोड करता है? जब स्टार का मास 1.44 टाइम्स ऑफ द सन हो जाता है, 1.44 टाइम्स हो जाता है, ठीक है। अगर स्टार का मास सन के मास से 1.44 टाइम्स ऑफ द सन इससे कम हो, अगर किसी स्टार का मास 1.44 टाइम्स ऑफ द सन इससे कम हो, तो उसको हम कहते हैं व्हाइट ड्वार्फ, DWARF, ठीक। चलिए अब अगले पेज पे बढ़ते हैं। तो इस पे है
कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, वैसे आपको पता है कि नहीं पता नहीं, मुझे तो पता नहीं था, मैंने थोड़ी बहुत जानकारी थी पर सर ने बताया तो अब ठीक ठाक जानकारी हो गया। सर ने ये बताया कि सर ने बताया और ये सच भी है, सर ने भी बताया, तो मैं बार बार इसीलिए कह देता हूँ, आदत सी पड़ी है ना, ये आदत भूल जाऊंगा। बस आपको ये मानना है कि जो भी मैं बोलूँगा वो जो क्लास में बताएगा वही मैं बोलूँगा, अपने तरफ से कोई एक्सप्लेनेशन नहीं रहेगा मेरा। हमारे सोलर सिस्टम, ये जो सोलर सिस्टम है, उस सोलर सिस्टम में सन होता है और सन के चारों ओर 8 प्लैनेट रिवॉल्व करते रहता है अपने अपने ऑर्बिट में, ठीक है। और छोटे छोटे जो एस्ट्रॉयड मेट्रॉयड्स है वो भी रिवॉल्व करते रहता है। तो मेजरली हम सन और जो 8 प्लैनेट है उसकी बात करेंगे, और पहले 9 था, बाद में 8 क्यों हुआ वो भी हम इसमें देखते हैं, बताया सर ने और लिखाया भी थोड़ा बहुत। तो देखिए ये सन है, और सन जो है सोलर सिस्टम में जो टोटल 8 प्लैनेट प्लस सन है उसका जो टोटल मास है उसका 98% मास ऑफ द सोलर सिस्टम इज कंटेन बाय सन। टोटल मास का 98% जो है सन का अकेला होता है, ठीक है। बाद बाकी थोड़ा सा इधर कर देता हूं, मैंने इसे किया, ठीक है। अब ये तो समझ में आ गया, 98% टोटल सोलर सिस्टम का जो मास है उसका 98% सन का अकेला है। उसके बाद पहले 2006 से पहले हम टोटल 9 प्लैनेट थे, लेकिन 2006 में IAU इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन डिफाइंड अ न्यू डेफिनेशन फॉर प्लैनेट। उन्होंने प्लैनेट के लिए नया डेफिनेशन डिफाइन किया। कोई भी रॉकी ऑब्जेक्ट जो कि सन के चारों ओर रिवॉल्व करता है तो उसको हम प्लैनेट कब कहेंगे। तो उसके लिए कंडीशन क्या है प्लैनेट के लिए, इफ एनी ऑब्जेक्ट विद इन द सोलर सिस्टम फॉलोज द फॉलोइंग 3 क्राइटेरियाज। यहाँ पे क्राइटेरियाज का मेरे को स्पेलिंग याद नहीं था तो मैंने वहीं पे प्रोनाउंसिएशन लिख दिया, तो मैं डायरेक्ट एक्सप्लेन करता हूँ, इसके बाद फिर मैं इसे जब बार बार पढ़ूंगा तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा। तो जब इफ एनी ऑब्जेक्ट विद इन द सोलर सिस्टम फॉलोज द फॉलोइंग 3 क्राइटेरियाज इज सेड टू बी कॉल्ड एज प्लैनेट, ठीक है, इसको हम प्लैनेट कहेंगे। क्या कंडीशन है, पहला कंडीशन है एनी ऑब्जेक्ट रिवॉल्विंग अराउंड द सन, जो भी वो ऑब्जेक्ट होगा वो सन के चारों ओर रिवॉल्व करनी चाहिए। एनफ मास सो दैट इट कैन मेंटेन हाइड्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम, और उसका मास काफी ज्यादा होना चाहिए जिससे कि वो हाइड्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम को मेंटेन कर पाए। हाइड्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम का मतलब हुआ राउंड बॉल लाइक स्ट्रक्चर, है ना, गोल होना चाहिए, उसी को हम कहेंगे हाइड्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम, इसका मतलब ये हुआ। तीसरा कंडीशन क्या है, इट शुड हैव क्लियर्ड इट्स नाइबरहुड, ये अपने मतलब जिस ऑर्बिट में वो चक्कर काटेगा उसमें और जो छोटे मोटे रॉकी ऑब्जेक्ट होंगे उसको या तो अपने में समा ले या फिर उसको उसके पाथ को डाइवर्ट कर दे टक्कर से। उसके पाथ में और दूसरा उससे बड़ा कोई दूसरा ऑब्जेक्ट नहीं होना चाहिए, जिस ऑर्बिट में वो घूम रहा है उसके साइज का, जिसका साइज उसके इतना हो या उससे ज्यादा मास का कोई नहीं होना चाहिए, ठीक ना, साइज ज्यादा होना चाहिए ना ही मास ज्यादा होना चाहिए, इसका मतलब यही हुआ। तो ये 3 कंडीशन है। इस कंडीशन के हिसाब से जो पहले प्लूटो एक प्लैनेट था उस प्लैनेट को प्लैनेट के कैटेगरी से हटा दिया गया 2006 के बाद, क्योंकि IAU इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने एक न्यू डेफिनेशन डिफाइन किया प्लैनेट के लिए। तो क्यों निकाल दिया गया, क्योंकि जिस ऑर्बिट में ये रिवॉल्व कर रहा था ना उस ऑर्बिट में प्लूटो के अलावा और भी रॉकी ऑब्जेक्ट थे जो कि इसके साइज का था या इससे बड़े साइज का था, इसीलिए इसको प्लैनेट के कैटेगरी से हटा दिया गया। ओ माय गॉड, 16 मिनट का हो गया, मैंने कहा था कि लगभग 15 मिनट, चलो 20 मिनट कर लेते हैं, 20-21 मिनट, फिर अगले वीडियो में टाइम का ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो ये रहा। अब ये जो 8 प्लैनेट है उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है जो सन के चारों ओर रिवॉल्व करता है, इसी ऑर्डर में। सन के सबसे नजदीक का है मरकरी, उसके बाद है वीनस, उसके बाद है अर्थ, उसके बाद है मार्स। ये चारों प्लैनेट को हम कहते हैं टेरेस्ट्रियल प्लैनेट, है ना, या फिर इनर प्लैनेट्स भी कहते हैं इसको, ठीक। उसके बाद यहां जुपिटर,
सटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून, ये चारों प्लैनेट को क्या कहते हैं? जोवियन प्लैनेट्स कहते हैं, या इसे गैस गैन प्लैनेट्स भी कहते हैं। अब देखिए यहां पे क्या लिखा हुआ है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ आयरन इन कोर ऑफ इनर प्लैनेट्स इट हैव ग्रेट ग्रेविटी, ड्यू टू दिस ग्रेविटी थिन एटमॉस्फेयर इज प्रेजेंट। ठीक है, इस इन सभी के कोर में क्या होता है? आयरन होता है, जिसके कारण इसका ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत ज्यादा होता है। ड्यू टू दिस ग्रेविटी थिन एटमॉस्फेयर इज प्रेजेंट, एटमॉस्फेयर जिसके कारण प्रेजेंट होता है। अर्थ जिसे हम ब्लू प्लैनेट कहते हैं, लार्जेस्ट प्लैनेट इन द फैमिली ऑफ इनर प्लैनेट्स, लाइफ एग्जिस्ट ऑन अर्थ ओनली। तो ये लिखा हुआ ये कि अर्थ जिसे हम ब्लू प्लैनेट कहते हैं, ब्लू प्लैनेट क्यों कहते हैं? क्योंकि इस पे वाटर प्रेजेंट है, जब हम स्पेस से देखते हैं तो ये ब्लू दिखता है, इसीलिए। लार्जेस्ट प्लैनेट, ये मैंने अपने तरफ से बोल दिया, तो आपको पता भी होगा। सॉरी, मैंने कहा था मैं अपने तरफ से कुछ भी नहीं लिखूंगा, बोलूंगा। सर ने भी बोला था इसे सर, तो ये बेसिक चीजें आपको पता भी होनी चाहिए। तो क्या है कि इसमें जो हमारा इनर प्लैनेट है, जिसको हम टेरेस्ट्रियल प्लैनेट भी कहते हैं, उसमें सबसे बड़ा साइज किसका है? अर्थ का है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक, एंड लाइफ एग्जिस्ट ऑन अर्थ ओनली, ये जो 4 प्लैनेट्स हैं इसमें केवल अर्थ पे ही लाइफ एग्जिस्ट करता है। ठीक, बाद बाकी पे नहीं। ये इसी ऑर्डर में दूरी भी है सन का, ये भी आप याद रखेंगे, मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। ठीक, सबसे दूर कौन है? नेपच्यून है। तो आगे देखते हैं, जो नेपच्यून के बाद जो भी रॉकी ऑब्जेक्ट है ना सोलर सिस्टम में, उसको कहते हैं क्यूपियर बेल्ट। क्यूपियर बेल्ट के अंदर आता है ये सभी। तो प्लूटो और जो भी ये सभी है, ये क्या है? क्यूपियर बेल्ट। ये यहाँ पे मैंने पेंसिल से कुछ लिखा, वो इंपॉर्टेंट नहीं है, सर ने वैसे बोला होगा तो मैंने लिखा होगा, ये लिखने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। लिखा क्या है पढ़ लेता हूँ, along with other rocky planet, मतलब प्लूटो साथ में अदर रॉकी प्लैनेट, रॉकी मटेरियल, प्लैनेट नहीं रॉकी मटेरियल, प्रेजेंट इन इट्स ऑर्बिट। हाँ, मतलब ये जो प्लूटो को हटाया गया तो इसके साथ और भी रॉकी मटेरियल इसके ऑर्बिट में था, जिसका साइज इससे इसके आसपास था, जिसे वो अपने हटा नहीं सकता था उस पाथ से। इतना इसके पास वेट और मास साइज इतना बड़ा नहीं था, जिसके कारण इसे हटा दिया गया कैटेगरी से, जो मैंने बता दिया आपको। इन 2006 बाय IAU इट इज आउट ऑफ कैटेगरीज ऑफ प्लैनेट। 2006 में प्लैनेट के कैटेगरी से ये हट गया, ये लिखा हुआ है। तो वो तो मैंने इधर बता ही दिया, वो मैंने ऐसे ही लिख दिया है ना। अब क्या होता है क्लास में सर जो भी बोलते हैं ना, मन करता है सब कुछ छाप लें, पर ऐसा कुछ होता नहीं है, सब कुछ की ज़रूरत नहीं होती है। तो अब शुरू का क्लास और मन तो मानता नहीं है, सर जो भी बोलते हैं नहीं लिख लेते हैं कहीं इंपॉर्टेंट हो, तो आज यहीं तक करेंगे। ठीक है, इसमें आपको ओवरऑल आइडिया होना चाहिए सन के बारे में, ये क्या है नहीं है और कैसे क्या हुआ। तो उम्मीद करता हूँ आपको क्लास थोड़ा बहुत अच्छा लगा होगा। मैं एक आइडिया दे रहा हूँ, है ना, जो कि खुद से तैयारी करने वाले स्टूडेंट को हेल्प मिल सके। और ये समझिए कि मैं आपका 1.5 लाख रुपया बचा रहा हूँ, है ना। तो बड़े कोचिंग में क्या सर पढ़ाते हैं, आप कहीं से भी पढ़ रहे हैं ना, चाहे वो छोटा कोचिंग हो बड़ा कोचिंग हो, सभी कोचिंग अच्छे होते हैं। अभी नए नए कोचिंग खुले हैं तो देखिए उसमें भी अच्छे फैकल्टी को खरीदे हैं, मतलब अच्छे फैकल्टी को अच्छा पैकेज ऑफर दे करके, फैकल्टी टीचर को ऐसा कहना कि खरीदे हैं सही नहीं है, अच्छा पैकेज दे करके ज्वाइन करवाए हैं अपने प्लेटफॉर्म पे उन लोगों ने। तो सब जगह अच्छे हैं। तो आप लोग चाहे तो आप जो सेल्फ स्टडी करने वालों को ये चैनल आप अगर सब्सक्राइब करते हैं तो आपको फ़ायदा होगा, क्योंकि मैं एकदम ऑनेस्टली जो भी चीज़ होगा वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो ठीक है, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में बहुत ही जल्द। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। ये सभी हम अगले क्लास में डिस्कस करेंगे, अगले क्लास में देखेंगे। आज हमने ये देखा। आप लिखना चाहते हैं तो लिख भी सकते हैं
क्योंकि क्लास नोट्स तो यही है, बाद बाकी चीज़ें आप इतना ध्यान रखना है, लाइन बाय लाइन नहीं रटना होता, आपको समझना पड़ेगा। लास्ट दिन जब एग्जाम देने जाएंगे ना तो सब कुछ याद तभी रहेगा जब आप चीज़ों को समझे रहेंगे। आपको क्या लगता है यही लाइन इज एम आर सहित लिखेंगे? संभव ही नहीं है। अगर आप ऐसा सोचते हैं, इस तरीके से रटने में लगे तो आप चीज़ों को समझ नहीं रहे, फिर एग्जाम में आपकी शक्ति काम नहीं आएगी, फिर भूल जाओगे। चीज़ों को समझ लीजिए, फिर अपने हिसाब से आपको लैंग्वेज बनाना है और बहुत ज़्यादा कंटेंट हो जाएगा जब बार बार रिवाइज करना है, इसको याद नहीं रिवाइज करना है ना, फिर अपने आप आपको लैंग्वेज बनाने आ जाएगा, लाइन लिखने आ जाएगा, कैसे लिखना है, क्या करना है। ठीक है, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में बहुत ही जल्द। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर लीजिए। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक वाला बटन जरूर दबा दीजिएगा। जो लोग मेरे पहले से सब्सक्राइबर हैं, कम से कम उतने लोग तो लाइक वाला बटन जरूर दबा दीजिएगा, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले कि हाँ ये लोग जो है सब्सक्राइब कर रहे हैं और मतलब लाइक कर रहे हैं। तो लाइक तो कर ही दीजिए और नए सब्सक्राइबर सब्सक्राइब भी कर दीजिए। फिर मिलेंगे बहुत ही जल्द, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।